आज से जो मेरा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है वो आपको पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है ना। और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो आपके एग्जाम के दृष्टि से जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और जो भी दिक्कतें होगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, और ये जो हम शुरू कर रहे हैं वो आपको क्या है कि ब्रिलियंट का जो मॉडल पेपर आया है उस ब्रिलियंट के मॉडल पेपर का जो सेट नंबर 1 है उसी को हम क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो इसमें से एक सेट का जब हम एनालिसिस कर लेंगे तो उम्मीद है कि पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है ना, कि जितने भी सेट आपको कहीं पर भी मिलेंगे देखने को, ठीक है ना, सारे को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है, ठीक है ना, कि विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है सभापति, ऑप्शन बी कह रहा है अध्यक्ष, ऑप्शन सी कह रहा है प्रधान, ऑप्शन डी कह रहा है मुखिया। तो देखिए, तो विधान परिषद के अध्यक्ष को कहा जाता है वह आपको सभापति, क्या कहा जाता है, सभापति। तो याद रखिएगा कि विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, सभापति, ठीक है ना। यानी कि विधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है, क्या होता है, अध्यक्ष होता है, उसे हम लोग कहते हैं सभापति। तो आपको याद रखना होगा क्या कहते हैं, सभापति। तो देखिए, यहाँ से एक प्रश्न आया विधान परिषद, ठीक है ना। तो देखिए, तो विधान परिषद जो है वह अभी आपको भारत के मात्र 6 राज्य में, कितने राज्य में है, 6 राज्य में। तो जान लीजिए कि वह आपको 6 राज्य कौन कौन है जहां पर आपको विधान परिषद है, ठीक है ना। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो देखिए, तो इसमें सबसे पहले हम अपने बिहार की बात करते हैं और बिहार के बगल में जो है वो आपको उत्तर प्रदेश से, तो बिहार और उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद हम चलते हैं समुद्र के किनारे, तो आपको महाराष्ट्र मिलेंगे, क्या मिलेंगे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद जो है वो आपको कर्नाटक, क्या है, कर्नाटक हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आंध्र प्रदेश, क्या जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। और आंध्र प्रदेश के बाद जो हो जाएगा वो आपको तेलंगाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तेलंगाना। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि भारत के मात्र अभी 6 राज्य है जहां पर आपको क्या है कि आपको मतलब कि विधान परिषद है, क्या है, विधान परिषद है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है या इनमें से किस राज्य में विधान परिषद है। तो आप कहेंगे कि विधान परिषद जो है अभी भारत के मात्र 6 राज्य में, वो 6 राज्य कौन कौन है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कौन है, तो आपको तेलंगाना है, क्या है, तेलंगाना है। तो यहाँ पर आपको बिहार में जो विधान परिषद की सीटें है वह आपको कितनी है, तो आपको 75 यानी कि 75 है। वहीं आपको उत्तर प्रदेश में जो है आपको 100 है यानी कि 100 है, ठीक है ना। वहीं आपको महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ 78 है, कर्नाटक में आपको 75 है, आंध्र प्रदेश में 50 है और तेलंगाना में आपको 40 है। यानी कहने का मतलब हो गया कि आपको बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें, कितनी सीटें, 75 सीटें। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कितनी सीटें, 100 सीटें। महाराष्ट्र में कितनी है, तो 78 सीटें, ठीक है ना। कर्नाटक में कितनी है, तो 75 सीटें, ठीक है ना। और आंध्र प्रदेश में कितनी है, 50 सीटें और तेलंगाना में कितनी है, तो 40 सीटें, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया कि इन राज्यों में विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, क्या है, विधानसभा भी है, ठीक है ना। तो इन चीजों को याद रखना है। और कभी कभी सबकी राजधानी भी पूछ लिया जाता है तो आप लोग राजधानी भी देख लेंगे। जैसे बिहार की राजधानी पटना हो गया, उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो गया, महाराष्ट्र का मुंबई हो गया, कर्नाटक का बेंगलुरु हो गया, आंध्र प्रदेश का आपको अमरावती, ठीक है ना। और इसके बाद आपको तेलंगाना का हैदराबाद, ठीक है ना। 3 चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो देखिए, तो यहाँ पर यह सब हो गया विधान परिषद की सीटें। तो थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पर विधानसभा की भी सीटें जो है वह कितनी है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपको बिहार में जो विधानसभा की सीटें है वो आपको 243 है, कितना है, 243। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें है, ठीक है ना। और महाराष्ट्र में जो है वह आपको 288 सीटें विधानसभा की। वहीं आपको कर्नाटक में 224 सीटें जो है वो आपको विधानसभा की, ठीक है ना। और आंध्र प्रदेश में जो है वो आपको 175 सीटें जो है वह विधानसभा के, जबकि तेलंगाना में आपको 119 सीटें जो है वो आपको क्या है, विधानसभा की। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है। और ये जो विधानसभा है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, इसे राज्य विधानमंडल का क्या कहेंगे, ये जो विधानसभा है यह आपको राज्य विधानमंडल के, किस विधानमंडल के, राज्य विधानमंडल के ये क्या होते हैं कि आपको निम्न सदन होते हैं, क्या होते हैं, निम्न सदन। याद रखिएगा कि राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कौन होता है, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको विधानसभा। जबकि राज्य विधानमंडल के जो उच्च सदन होते हैं, क्या होते हैं, उच्च सदन होते हैं, वह आपको विधान परिषद होते हैं, क्या होते हैं, विधान परिषद। तो विधान परिषद जो है भारत के कितने राज्य में बताइए, तो आपको 6 राज्य में। इसका मतलब क्या हो गया कि यह 6 राज्य ऐसा है जहाँ पर आपको क्या है,
कि आपको मतलब कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। और एक चीज याद रखिएगा कि विधान परिषद में जो आपको न्यूनतम सीटें हो सकती है, क्या हो सकती है, न्यूनतम सीटें, ठीक है ना, यानी न्यूनतम सदस्य विधान परिषद में वह आपको 40 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं। जबकि अधिक से अधिक कहेगा तो उस राज्य की विधानसभा सीट के 1/3 से अधिक नहीं होने चाहिए। जैसे मान चलिए कि बिहार में क्या है कि विधानसभा की 243 सीटें हैं, तो पूछेगा अरे बताओ यहाँ पर अधिकतम जो है आपको विधान परिषद की कितने सीटें हो सकती है, तो हम क्या कहेंगे 243 के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 243 के 1/3 कीजिएगा तो 81 आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बिहार में आपको क्या होगा कि विधान परिषद की अधिकतम सीटें जो हो सकती है 81 हो सकती है। क्या हो सकती है, 81 हो सकती है। मतलब कि विधानसभा की कुल सीटों के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इन चीजों को आप लोग फटाफट क्या कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन करा कि राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है। ऑप्शन ए करा है उच्च सदन, निम्न सदन, बड़ा सदन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तो राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उच्च सदन, अभी बताया था, ठीक है ना। और निम्न सदन जो होते हैं वो आपको विधानसभा को कहा जाता है। क्या, तो दो नंबर क्वेश्चन पर हमको एनालिसिस करने की कोई आवश्यकता है या नहीं है। चलिए तीसरा क्वेश्चन करा है कि 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है ना। ऑप्शन ए करा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी स्वराज आंदोलन, ऑप्शन डी करा असहयोग आंदोलन। तो आइए इस सभी आंदोलन पर हल्का हल्का क्या कर देते हैं कि आपको चर्चा कर देते हैं। हम इसी पर क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो देखिए तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ठीक है ना, यह आपको दांडी यात्रा के साथ शुरू हुआ था। किसके साथ शुरू हुआ था, तो आपको दांडी यात्रा के साथ यह आपको शुरू हुआ था। और दांडी यात्रा के साथ यानी कि 12 मार्च 1930 को यह दांडी यात्रा शुरू हुआ था और आपको 6 अप्रैल, ठीक है ना, 1930 तक यह दांडी यात्रा जो था चला था। मतलब कि 24 दिन यह यात्रा जो थी वो आपको चली थी। और इसी के साथ आपको क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था शुरू हुआ था। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि बताइए कि दांडी यात्रा से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो हम क्या कहेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। और यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है गांधी जी के द्वारा, ठीक है ना, शुरू किया गया दूसरा जन आंदोलन है। क्या है, दूसरा जन आंदोलन। तो याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना वह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया क्या है, दूसरा जन आंदोलन। तो यहाँ से तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था, तो वह था आपको असहयोग आंदोलन। क्या था, असहयोग आंदोलन। और दूसरा जन आंदोलन जो था वो आपको कौन था, तो वह आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो इन चीजों को याद रखना है। फिर यहाँ से कभी कभी यह भी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि दांडी यात्रा 24 दिन चला था, तो गांधी जी दांडी यात्रा को कहाँ से शुरू किए थे, तो यह आपको गुजरात के, ठीक है ना, कि आपको जो साबरमती आश्रम है, क्या है, साबरमती आश्रम, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा कि गुजरात स्थित जो साबरमती आश्रम है, ठीक है ना, और यह साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद में, क्या है, अहमदाबाद में, ठीक है ना। तो यहीं से गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ, कितने के साथ, अपने 78 अनुयायी के साथ, क्या है, अनुयायी के साथ इसे क्या किए थे कि आपको शुरू किए थे। और यह एक पैदल यात्रा था। कैसी यात्रा था, पैदल यात्रा था, ठीक है ना। तो यहाँ से कौन कौन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखिए आपके पॉलिटिकल में भी एक काम आएंगे, हिस्ट्री में भी काम आएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसा आंदोलन था, जन आंदोलन, ठीक है ना। और यह आंदोलन दांडी यात्रा के साथ शुरू हुआ था। दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 को। यह कब तक चला था, 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक है ना। और यह दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम क्या है, गुजरात के अहमदाबाद से। और यहीं से गांधी जी अपने कितने शिष्यों के साथ इसे शुरू किए थे, आपको 78 शिष्यों के साथ इसे क्या किए थे, शुरू किए थे, ठीक है ना। तो यहाँ से इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि समझ जाना है। क्या करना है, समझ जाना है। चलिए अब हम अगले ऑप्शन पर विचार करते हैं। अगला ऑप्शन है ब्रदर मेरे, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना। क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो एक चीज याद रखिएगा कि ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है यह आपको अंग्रेजों की जो नींव थी वो भारत से हिला कर रख दी, ठीक है ना। तो यहाँ से भारत छोड़ो से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो यह आपको 8 अगस्त 1942 को हुई थी। कब हुई थी, 8 अगस्त 1942 को। याद रहेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 8 अगस्त 1942 को। किसके नेतृत्व में यह शुरू हुआ था, तो यह आपको महात्मा गांधी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो क्या हुआ था कि आपको शुरू हुआ था, ठीक है ना। फिर यहाँ से कभी कभी प्रश्न कर लिया
लिया जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है ना, कि आपको करो या मरो का नारा कौन दिया था। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का जो नारा दिए थे वो कौन दिए थे, गांधी जी, ठीक है ना। इन चीजों को याद रखना है। दूसरी बात है, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। तो भारत छोड़ो का नारा दिया था, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत छोड़ो का नारा कौन दिया था। तो देखिए तो भारत छोड़ो का नारा जो है वो आपको यूसुफ मेहर अली दिए थे। कौन दिए थे, यूसुफ मेहर अली। तो याद रहेगा कि भारत छोड़ो का नारा कौन दिया था, तो आपको यूसुफ मेहर अली ने दिया था। कौन दिया था, यूसुफ मेहर अली ने, ठीक है ना। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो मरो का नारा कौन दिए थे, गांधी जी। तो कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुई थी, ठीक है ना। तो यह आपको बंबई के ग्वालियर टेंट से क्या हुआ था कि आपको शुरू हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का जो प्रस्ताव है, ठीक है ना, यह आपको गांधी जी ने क्या किए थे कि आपको कांग्रेस के जो वर्धा अधिवेशन हुए थे उस वर्धा अधिवेशन में इसको क्या किए थे, प्रस्तावित किए थे। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो हम क्या कहेंगे, वर्धा अधिवेशन में, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मतलब कि समय ये जो कांग्रेस पार्टी है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो कभी कभी ये सब प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाने के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो हम क्या कहेंगे, तो आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो का नारा कौन दिए थे, यूसुफ मेहर अली। तीन चीजों को याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो मरो का नारा कौन दिए थे, तो आपको गांधी जी दिए थे। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से समझना है। अब आइए तीसरा ऑप्शन जो आपका खड़ा है वह क्या है, देखिए स्वराज आंदोलन। क्या है, स्वराज आंदोलन, तो यानी कि होम रूल जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, होम रूल आंदोलन, ठीक है ना। तो देखिए तो ये जो होम रूल आंदोलन है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, क्या है, होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन जो है यह आपको क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि आपको बाल गंगाधर तिलक, किसके द्वारा, तो आपको बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। और आपको एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था, एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताओ कि होम रूल आंदोलन कौन शुरू किया था। तो हम क्या कहेंगे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। क्या कहेंगे, एनी बेसेंट, ठीक है ना। तो बाल गंगाधर तिलक ने आपको क्या कहते हैं कि आपको महाराष्ट्र से शुरू किए थे, जबकि आपको एनी बेसेंट जो थे वो आपको मद्रास में शुरू किए थे। कहाँ शुरू किए थे, मद्रास में, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और यह आपको 1916 में क्या हुआ था कि होम रूल आंदोलन जो था वो आपको शुरू किया गया था, ठीक है ना। तो इन चीजों को देख लेना। फिर है आपको ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो है आपको असहयोग आंदोलन। क्या है, असहयोग आंदोलन। क्या है, असहयोग आंदोलन। तो देखो भाई असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया क्या था कि प्रथम जन आंदोलन था। क्या था, प्रथम जन आंदोलन। याद रहेगा कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था, तो क्या कहेंगे, आपको असहयोग आंदोलन। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1920 में। कब शुरू हुआ था, 1920 में। और यह आंदोलन जो था 1922 तक चला था। हालांकि चौरी चौरा कांड के कारण, ठीक है ना, इस आंदोलन को 1922 में वापस ले लिया गया था। आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो वो आपको 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और इस कांड में क्या हुआ था जानते हैं कि आपको एक दरोगा सहित 22 पुलिसकर्मी जो थे वो क्या हुए थे कि आपको शहीद हो गए थे। क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे, ठीक है ना। तो इसी घटना को कहा गया चौरी चौरा कांड। और यह घटना जो हुई थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। तो याद रहेगा। तो कहीं से कोई दिक्कत है, अगर गांधी जी से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बता दीजिएगा। तो हम यहाँ से की देख रहे हैं, देखते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है उसका जो संबंध है वो आपको हिस्ट्री से भी हो रहा है। किससे हो रहा है, हिस्ट्री से भी हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना वो हिस्ट्रियों में काम आएगा और आपको कहाँ काम आएगा, तो आपको पॉलिटिकल साइंस में भी काम आएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। आपका क्वेश्चन क्या था एक बार और सुन लीजिए कि आपको कौन सा आंदोलन जो है, ठीक है ना, वो आपको क्या हुआ था कि गांधी जी के द्वारा मतलब 1930 में शुरू किया गया था। तो देखिए 1930 में कौन आंदोलन शुरू किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत छोड़ो किया गया 1942 में, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन किया गया 1920 में। तो ये सारी चीज आपको याद हो गए होंगे, ठीक है ना। इसको फटाफट क्लियर कर लीजिए कि स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्र भारत कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 की, मतलब 47 को हुआ था। तो देखिए वही कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की कौन कौन सी चुनौती थी। पहला ऑप्शन कह रहा है कि विविधताओं से भरे भारतीय समाज को एकता के सूत्र में बांधे रखने की चुनौती, ठीक है ना। दूसरा है कि लोकतंत्र को बनाए रखने की चुनौती। तीसरा था आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन की चुनौती। उपयुक्त कह रहा है कि डी में कि सभी। क्या है, सभी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि भारत के समय तो ये सारी चुनौती थी। सबसे पहले भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो भारत में क्या था कि आपको भारत एक जो था विविधता वाला देश था, यानी यहाँ पर सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा, सभी क्षेत्र, सभी संप्रदाय के लोग रहते थे। तो सबसे पहले यह था कि सभी लोगों को एक साथ बांध कर रखने की चुनौती थी, ठीक है ना। दूसरी बात थी आपको कि लोकतंत्र। क्या है, लोकतंत्र
लोकतंत्र को बनाए रखने की चुनौती थी, क्योंकि हम ब्रिटिश जो आपको शासन था उससे हम क्या हुए थे कि आपको मुक्त हुए थे, क्या हुए थे, मुक्त हुए थे, और यहाँ से हमें नया शुरुआत करना था, ठीक है ना। तो ऐसे में हमारे पास लोकतंत्र की भी क्या थी कि बनाए रखने की चुनौती थी। दूसरी बात की आर्थिक विकास जो यह भी हमारी क्या थी, चुनौती थी। गरीबी को दूर करना यह भी हमारी चुनौती थी, क्योंकि अंग्रेज हमें सीधे आज़ाद करके क्या हो गया कि आपको चला गया, क्या हो गया, चला गया, ठीक है ना। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न कर लिया जाता है कि भारत में विविधता में एकता है, यह किसने कहा था, तो यह आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कौन कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला 5वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सुनिए कि भारत विभाजन के समय भारत में कितने देशी रियासतें थी। तो देखिए, तो विभाजन के समय हमारे देश में जो देशी रियासतें थी वो आपको 565 थी, क्या थी, 565 थी। तो देखिए, तो देशी रियासत से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वह जान लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको जो देशी रियासत है, तो देशी रियासत कहा किसको गया, तो देखिए, तो स्वतंत्रता से पहले हमारे भारत में 2 प्रकार के राज्य हुआ करते थे। एक आपको मतलब कि ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था, एक आपको ब्रिटिश मतलब क्या कहते हैं, देशी रियासत हुआ करता था। तो ब्रिटिश प्रांत हम उस क्षेत्र को कहते थे जो आपको ब्रिटेन के शासित था, अर्थात जिस पर अंग्रेजों का क्या था कि आपको पूर्णतः अधिकार था, ठीक है ना। वहीं आपको देशी रियासत ऐसे क्षेत्रों को कहा गया जिस पर आपको देशी राजाओं का क्या था, अधिकार था, क्या था, अधिकार था। तो देखिए, ये जो देशी रियासत है ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो इस देशी रियासतों के एकीकरण क्या है, एकीकरण, ठीक है, हो जाता है, किसको जाता है, सरदार पटेल को। तो याद रहेगा कि भारत में देशी रियासतों का एकीकरण कौन किए थे, तो आपको सरदार पटेल किए थे। और एक चीज जान लीजिए कि अगर सरदार पटेल नहीं होते ना, तो आज अगर हमको बिहार से उत्तर प्रदेश भी जाना होता तो एगो हमको वीजा पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ता, क्या होता है, आवश्यकता पड़ता है। जैसे देखते विदेश जाने के लिए वीजा पासपोर्ट की आवश्यकता होती कि नहीं होती है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आज सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो क्या होता, हमारे देशी जो रियासत थी उसका एकीकरण नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता। और सरदार वल्लभ भाई पटेल से एक क्वेश्चन को याद रखिएगा कि ये भारत के प्रथम क्या थे, आपको उप प्रधानमंत्री, क्या थे कि प्रथम उप प्रधानमंत्री। याद रहेगा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे वो आपको कौन थे, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दूसरी बात यह थी कि यह प्रथम गृह मंत्री भी थे, क्या थे, प्रथम गृह मंत्री। याद रहेगा कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे वो कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, क्या थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये संविधान बनाने वाली, ठीक है ना, कि आपको जो संविधान सभा थी उसके भी क्या थे कि आपको सदस्य थे। और इनके अंदर में मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक संबंधी जो परामर्श समिति है उसको क्या किया गया था, रखा गया था। मतलब यह हो गया कि संविधान बनाने के लिए आपको 13 समितियां बनी थी, जिसमें से आपको एक है मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक संबंधी आपको परामर्श समिति, जिसके अध्यक्ष जो थे ना वो आपको सरदार पटेल ही थे, क्या थे, सरदार पटेल थे। दूसरी बात एक चीज और याद रखिएगा कि सरदार पटेल जो थे, ठीक है ना, इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या है कि आपको 31 अक्टूबर को क्या होता है कि आपको राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो हम क्या कहेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर, ठीक है ना। तो इन चीजों को याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग कहते हैं लौह पुरुष, क्या कहते हैं, लौह पुरुष, क्या कहते हैं, लौह पुरुष। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है ना। यानी कि आयरन मैन क्या है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, क्या है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किसे कहा जाता है, तो हम क्या कहेंगे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आज दुनिया की जो सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्या है कि आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है ना। तो यह स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, तो आपको गुजरात में, कहाँ है, गुजरात में, ठीक है ना। जो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही समर्पित क्या है कि आपको मूर्ति है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वह आपको कितना है, 182 मीटर। और यह स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है 2013 से लेकर 2018 के बीच में बना था और इसका उद्घाटन हुआ था 31 अक्टूबर 2018 को। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू जो कौन है, तो हम क्या कहेंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या है, मूर्ति है। तो इन चीजों को याद रखना है, ठीक है ना। अब आइए अब थोड़ा सा ये जो देशी रियासत है, इस देशी रियासत के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, तो देशी रियासत स्वतंत्रता के समय 562 था, जिसमें से आपको 565 था। 562 देशी रियासत जो थे अपने आप को भारतीय संघ में कुछ शर्तों के साथ क्या कर दिए, शामिल कर दिए। लेकिन इसमें से आपको 3 देशी रियासत जो थे वो अपने आप को भारतीय संघ में शामिल नहीं किए, जिसमें से आपको एक जो था वह था आपको हैदराबाद, क्या था, हैदराबाद, ठीक है ना। दूसरा जो था वो था आपको जूनागढ़, क्या है,
जूनागढ़, और तीसरा जो था वो था आपको कौन, तो वह था आपको कश्मीर रियासत। क्या था, कश्मीर रियासत, मतलब कि जम्मू और कश्मीर रियासत जो था वो स्वयं को क्या किया था कि भारतीय संघ में शामिल नहीं किया था। तो अब हम कहेंगे कि सर इसने शामिल क्यों नहीं किया था, तो जैसे देखिए जो माउंटबेटन प्लान आया था, ठीक है ना, यानी कि भारत विभाजन की जो योजनाएं आई थी, क्या आई थी, योजनाएं आई थी, तो उस योजना में इस बात को स्पष्ट किया गया था, ठीक है ना, कि ये जो देशी रियासत है, ठीक है ना, अगर ये भारत में रहना चाहे तो भारत में रह सकता है, चाहे तो पाकिस्तान में रहना चाहे तो पाकिस्तान में रहना चाहे मतलब रह सकता है, अगर चाहे स्वतंत्र रहना तो वो आपको क्या हो सकता है, स्वतंत्र भी मतलब रह सकता है। तो ऐसे में क्या हुआ था कि आपको ये तीनों देशी रियासत के जो राजा थे वो स्वयं को क्या हुआ था कि आपको मतलब कि भारतीय संघ में नहीं मिलाया, नहीं या पाकिस्तान में मिलाया, ठीक है ना, और यह स्वतंत्र रहने का क्या किया, निश्चय लिया, क्या किया, निश्चय लिया। लेकिन ये जो हैदराबाद है, क्या है, हैदराबाद है, ठीक है ना, तो इस हैदराबाद देशी रियासत को मिलाया कैसे गया, तो इसको क्या हुआ था कि सैनिक शक्ति के बल पर क्या किया गया था कि आपको 1948 में मिलाया गया था। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा, देखिए इसकी विशेष कहानी नहीं करे, जैसे हम फाउंडेशन बैच में आप लोगों को कहानी बताए थे, यहाँ पर हम उसको कहानी के तौर पर हम उसको नहीं बता सकते क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करना है। तो देखिए तो ये जो हैदराबाद है, क्या है, हैदराबाद है, तो इस हैदराबाद को क्या हुआ था कि सैनिक शक्ति के बल पर, किसके बल पर, सैनिक शक्ति के बल पर आपको ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि किस देशी रियासत को सैनिक शक्ति के बल पर मिलाया गया था, तो हम क्या कहेंगे, हैदराबाद को। किसको कहेंगे, हैदराबाद को। और यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो आपको ऑपरेशन पोलो, क्या चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो जो था यहाँ पर क्या किया गया था, आपको चलाया गया था। तो इस चीज को याद रखना है। चलिए जूनागढ़ जो था इसको जनमत संग्रह के द्वारा मिला लिया गया, किसके द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा इसको क्या कर लिया गया, मिला लिया गया, ठीक है ना, कि जूनागढ़ को कैसे मिला लिया गया, जनमत संग्रह के द्वारा। और ये जो कश्मीर रियासत है, ठीक है ना, तो देखिए तो कश्मीर को भी भारतीय संघ में मिला लिया जाता, ठीक है ना, लेकिन क्या हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुछ नीति के कारण कश्मीर को हम क्या किया कि भारत संघ में न मिला सके, क्या कर सके, न मिला सके। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा, ठीक है ना, ये जो कश्मीर रियासत है, ठीक है ना, कश्मीर रियासत का विलय भारत में कौन किया था, तो वहाँ के राजा हरि सिंह किए थे। कौन किए थे, हरि सिंह किए थे। और आपको पता होगा कि ये जो कश्मीर है, तो कश्मीर में आपको मतलब कि कुछ ऐसे क्षेत्र है जो आपको चाइना के अधीन है, किसके अधीन है, चाइना के अधीन है। कुछ ऐसे क्षेत्र है जो आपको पाकिस्तान के अधीन है। तो देखिए तो कश्मीर का वह क्षेत्र जो पाकिस्तान के अधीन है उसको हम लोग बोलते हैं पीओके, क्या कहते हैं, पीओके, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, ठीक है ना। चलिए कश्मीर का वह क्षेत्र जो चाइना के अधीन है उसको हम लोग कहते हैं अक्साई चीन, क्या कहते हैं, अक्साई चीन, क्या कहते हैं, अक्साई चीन। तो याद रहेगा अगर हम प्रश्न करेंगे कि बताओ कि कश्मीर का वह क्षेत्र जो आपको चाइना के अधीन है उसको क्या कहते हैं, तो आपको अक्साई चीन कहते हैं। और कश्मीर का वह क्षेत्र जो पाकिस्तान के अधीन है उसको क्या कहते हैं, पीओके कहते हैं, क्या कहते हैं, पीओके कहते हैं। और आप बराबर देखते होइएगा कि चाइना के साथ हमारा एलएसी पर क्या है कि अभी विवाद जो है वो आपको जारी है, क्या है, जारी है, ठीक है ना। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा आपसे कि एलएसी क्या होता है, तो इसको भी याद रखिएगा कि लाइन ऑफ, क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल, क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है, क्या होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कहने का मतलब हुआ कि वास्तविक नियंत्रण सीमा रेखा। और यह जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है यह आपको लद्दाख, क्या है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर क्या होती है कि आपको गुजरती है, क्या होती है, गुजरती है। और यह भारत और चाइना के बीच में क्या करता है कि सीमा रेखा का निर्धारण करता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा एलओसी, क्या पूछ लिया जाएगा, एलओसी। तो देखो भाई एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, क्या होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना। तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ना वो आपको भारत और पाकिस्तान के बीच में इसका निर्धारण जो हुआ था 1972 में शिमला समझौता के बाद हुआ था, ठीक है ना। तीन चीजों को समझना है। एलएसी जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसका निर्धारण जो हुआ था 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद हुआ था, क्या हुआ था, भारत चीन युद्ध के बाद हुआ था। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। इसमें जितना भी चीज पढ़ाए हैं आपके एग्जाम का पूछे गए प्रश्न को क्या करके मतलब टारगेट करके पढ़ाए हैं। जैसे पूछ दिया जाता है कि किस देशी रियासत को सैनिक कार्यवाही के बल पर मिलाया गया था, तो हम क्या कहेंगे, हैदराबाद का। किरे तू हंसता है हीरो, हमारा तू हंसी चाहिए। देखिए यार पढ़ लो, ठीक है ना। देखो यहाँ उसके बाद आपको जूनागढ़, क्या है, जूनागढ़। तो जूनागढ़ को क्या हुआ था कि जनमत संग्रह के आधार पर मिला लिया गया था, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर के किस राजा ने भारतीय संघ में कश्मीर का विलय किया था, तो हम क्या कहेंगे, हरि सिंह, क्या कहेंगे, हरि सिंह। आपको याद होगा डेट है वो आपको 26 अक्टूबर 1947, क्या है, 26 अक्टूबर 1947 को, कितना को, 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने क्या किया था कि आपको कश्मीर रियासत का विलय जो था भारत में किया था, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप इन सारे चीज को समझ गए होंगे। तो इसको फटाफट क्या कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ठीक है ना, कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी। देखिए क्या कर रहा है कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा
की थी, मतलब कौन किया था, यह आपसे क्या किया जा रहा है कि आपको पूछा जा रहा है बाबूरे, उसको बाद में कर लेना क्लियर, ठीक है ना। तो देखिए तो ये जो सांप्रदायिक निर्णय है, क्या है, सांप्रदायिक निर्णय, इसी को कहते हैं हम लोग कम्युनल अवार्ड। क्या कहते हैं, कम्युनल अवार्ड। तो सबसे पहले दोनों नाम को आप समझिए, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कम्युनल अवार्ड, क्या पूछा जाएगा, कम्युनल अवार्ड, ठीक है ना, या इसी को कहा जाता है आपको क्या, तो सांप्रदायिक पंचायत। क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक पंचायत, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो देखिए तो ये जो आपको कम्युनल अवार्ड है या सांप्रदायिक पंचायत है, ठीक है ना, इसकी जो घोषणा हुई थी वो आपको 16 अगस्त 1932 को, कितना हुआ था, 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई थी। और इसके तहत क्या हुआ था कि आपको दलितों के लिए पृथक निर्वाचन जो था वह देने की व्यवस्था की गई थी कि जो दलित लोग हैं उसको क्या हो जाएगा कि आपको पृथक निर्वाचक क्षेत्र जो होगा वो आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे में वो क्या था कि हिंदुओं को बांटने का क्या किया था कि अंग्रेजों ने प्रयास किया था। जैसे कि वह 1909 में क्या हुआ था कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत क्या किया था कि आपको मुस्लिमों को मतलब क्या किया था कि पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया था। तो इसी प्रकार से ये जो कम्युनल अवार्ड है इसमें भी इसी चीज की क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी कि आपको जो हिंदू है उस हिंदुओं से क्या करे कि दलित को क्या कर दे कि आपको बांट दिया था, तो उसको अलग दर्जा दे दिया जाए, ठीक है ना। तो इसी के कारण क्या होता कि गांधी जी ने इन चीजों का क्या किया था, विरोध किए थे, क्या किए थे, विरोध किए थे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कम्युनल अवार्ड, ठीक है ना, इसकी घोषणा कब हुई थी, तो 16 अगस्त 1932 को। और इसकी घोषणा जो किए थे वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने, कौन किए थे, रैमजे मैकडोनाल्ड ने किए थे, कौन किए थे, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। कम्युनल अवार्ड की घोषणा कौन किए थे, तो आपको रैमजे मैकडोनाल्ड ने किए थे, कौन किए थे, रैमजे मैकडोनाल्ड ने, ठीक है ना। तो देखिए तो इससे पहले की जो कुछ पृष्ठभूमि है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, क्या पूछा जाएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। देखिए जो क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन यह कब हुआ था, तो यह आपको 1930 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो आपको 1931 में हुआ था, ठीक है ना। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो आपको 1932 में हुआ था। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन सभी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। इस बीच के ये समय सब है, ठीक है ना। चलिए फिर यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन थे, तो वह आपको बी.आर. अम्बेडकर थे। कौन थे, बी.आर. अम्बेडकर, यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे वो आपको क्या हुए थे कि आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, यानी कि पहले गोलमेज सम्मेलन में भी, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी और आपको तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेने वाले जो एकमात्र भारतीय नेता थे वो कौन थे, तो आपको बी.आर. अम्बेडकर थे, ठीक है ना। तो इन चीजों को याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि आपको जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन है उसमें कांग्रेस की ओर से भाग कौन लिए थे, तो उसमें आपको महात्मा गांधी भाग लिए थे। कौन भाग लिए थे, महात्मा गांधी थे। इन चीजों को भी याद रखना है। गोलमेज सम्मेलन से ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए फिर पूछा जाएगा कि सामुदायिक पंचायत की घोषणा कौन किए थे, तो रैमजे मैकडोनाल्ड कब किए थे, तो आपको 16 अगस्त 1932 को। फिर इसी बीच में क्या होता कि आपको ये जो सामुदायिक पंचायत थी इसकी घोषणा के बाद भारत में क्या हुआ था कि आपको महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था पूना में, जिसको कहा गया था पूना समझौता। तो पूना समझौता जो है ये आपको कब हुआ था, तो ये आपको सितंबर 1932 में हुआ था। कितना हुआ था, सितंबर 1932 में। किसके बीच हुआ था, तो आपको महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बीच, ठीक है ना, कि महात्मा गांधी और आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बीच में, ठीक है ना, यानी कि बी.आर. अम्बेडकर, शॉर्ट में इनको लिखिए बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है ना। इनके बीच में क्या हुआ था कि आपको पूना समझौता हुआ था। तो इन चीजों को याद रखना है। फिर यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा आपको कि इस बीच में एक और समझौता हुआ था, जैसे गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता आपको 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो याद रहेगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। तो इन सारे चीजों को आपको क्वेश्चन से क्या करना है, लिख लेना है। जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए जल्दी से।